नमस्कार, कॉस्मोस हीलिंग के चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हमारे यात्रा का दूसरा दिन है और जैसा हमने तय किया था कि हम यात्रा के दूसरे दिन में धन संबंधी बात करेंगे। तो धन संबंधी बात करने के लिए एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी जो है हमारी, उसके डे 2 में हम वापस रंजीत जी को बुलाए हैं, जिनसे हम धन के बात करेंगे। रंजीत जी, आपका स्वागत है। हमारा जो पहला सवाल है, जब आप YouTube पे भी जाएंगे ना, तो जो सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है कि जल्दी से अमीर क्यों कैसे बने, धन कैसे प्राप्त करें, धन के लिए मंत्र का इस्तेमाल कैसे करें, धन के लिए बहुत तमाम तरह के टोटके आपको YouTube पे मिल जाएंगे। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि एस्ट्रोलॉजी धन को कैसे देखती है और ये क्या तमाम टोटके और इस तरह के जो मंत्र हैं वो कितने कारगर होते हैं? देखिए, आपका सवाल बहुत सटीक सा सवाल है। मेरे पास भी कई लोग आते हैं तो उनका सवाल ये होता है कि धन को लेकर कई लोगों का सवाल है और एक सामान्य पूछे जाने वाला भी सवाल यही है, धन। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी को अगर हम समझते हैं, थोड़ा डीप होकर अगर हम जाए, तो एस्ट्रोलॉजी अभी का नहीं है। ये इवॉल्व हुआ है तकरीबन 6000 10,000 पता नहीं और कितना ज़्यादा, बहुत लंबे समय के बाद ये एवोल्यूशन होकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो पहली बात तो ये है कि समय दर समय धन की परिभाषाएं भी बदलती गई हैं। एक दौर था, उस समय धन आपका पशु था, आपका खेत था। कितना पशु है आपके घर में, कितना खेत है आपके में, वही आपका धन था। एक समय धन पुत्र धन भी कहा जाता था कि अगर आपके घर में पुत्र का जन्म हो गया तो धन की प्राप्ति हो गई, तो पुत्र को भी धन कहा जाता था। उसके बाद धीरे धीरे एवोल्यूशन होता चला गया। आज का जो दौर है उसमें हम धन को सिर्फ धन के फॉर्म में समझ रहे हैं। वो हार्ड अर्न्ड मनी, पैसा, नोट, इसको केवल हम लोग धन के फॉर्म में समझ रहे हैं और यही से भूल हो रही है। बेसिकली ये धन का एक फॉर्म है, एक धन का एक हिस्सा, ये धन नहीं है। कंप्लीट धन ये नहीं, संपूर्णता में नहीं है। संपूर्णता में धन नहीं है। और जब तक आप संपूर्णता में धन को नहीं समझेंगे तो वो हिस्सा जिसकी आप चाहत रखते हैं वो हिस्सा भी छूट जाएगा। तो सवाल ये है, दिक्कत यहाँ पे। तो धन हम चाहते भी तो इसीलिए हैं कि हमें तमाम तरह की खुशियां मिले, वो सारी चीज हम हासिल कर पाए जो हम चाहते हैं। लेकिन धन को चूंकि हम संपूर्णता में नहीं देख रहे हैं, तो इस वजह से भी हम, अगर पैसा आ भी जाए तो हम उस संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो धन को संपूर्णता में देखें कैसे? ठीक है, आपका सवाल बहुत अच्छा है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं टेक्निकल। और मुझे लगता है कि हमारे ऐसे कई दर्शक होंगे जिनको ये बात मालूम भी होगी। अच्छा, तो हम इसको थोड़ा ना कुंडली के साथ थोड़ा जोड़ते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, पूरे कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घर में एक्सक्लूसिवली सेकेंड हाउस को धन का हाउस कहा गया है। दूसरा घर धन का हाउस है, धन, सिंचित धन। एक तो धन वो है जिसको आप कमाते हैं, अर्न कर रहे हैं, वो 11th हाउस है। और दूसरा जो घर है वो संचय किया हुआ धन है कि आपके पास कितना धन बच जाएगा। धन तो वही है ना, जो आपके पास रह गया वो है, वो आपके पास रहेगा। लेकिन हम अगर गौर से देखें तो दूसरा घर सिर्फ धन के लिए नहीं है, दूसरा घर कई और चीजों के लिए भी। वो सभी धन में उनका हिस्सेदारी होगा। अगर उसकी हिस्सेदारी को आप छोड़ देंगे तो धन आपके पास नहीं रहेगा। आप क्लियरली समझ जाइए। तो अब आप पहुंचते हैं हम लोग दूसरे घर पे कि दूसरा घर किन किन चीजों को लेकर है। एक तो आपने कहा सिंचित धन, बिल्कुल वो सिंचित धन के लिए है। दूसरी चीज वो आपके परिवार के लिए है। इसका मतलब है कि आपका परिवार आपके धन के संचय में कंट्रीब्यूट करता है, आपको उस पर फोकस करना होगा। तीसरा चीज है आपकी स्पीच, मुंह को दिखाता, आप कैसा बोलते हैं। तो कैसा बोलते हैं वो भी धन का एक पार्ट है, वो भी एक धन है। कैसा आप बोलते हैं, मुंह है खाने का, खाना, फूड, वो भी आपका एक धन है। पूरा ये चेहरा ऊपर से जो पूरा ये जो आपका फेस का पूरा फेस है, पूरा फेस आपका धन के पार्ट में। धन यहीं तक नहीं है, अब इसको और थोड़ा से दूर तक हम जाएंगे तो आप उसको अगर आप देखेंगे दूसरे हाउसेस से हम जोड़ के देखते हैं तो फादर का जो सर्विंग नेचर है, फादर जो सेवा करेंगे वो भी आपका धन है।
फादर का सेवा करना आपका धन है। उसके बाद अगर इसको और हम बहुत तरीके से और भी तरीके से देखें तो धन के लिए ग्रह भी जिम्मेदार है। एक तो मैंने कहा दूसरा घर जिम्मेदार है, तो उसके लिए एक प्लेनेट भी जिम्मेदार है। एक्सक्लूसिव प्लेनेट है, वो है शुक्र, वीनस, वो उसके लिए जिम्मेदार है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। तो आप एक चीज कह रहे थे कि दूसरा जो घर है वो कहीं ना कहीं हमारे बात करने के से संबंधित है, हमारी बातचीत से संबंधित है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जो बहुत अमीर होते हैं, जिनको अल्ट्रा रिच कहते हैं, वो ज्यादातर लोग अपने भाषा पे बड़ा ही नियंत्रण रखते हैं। चाहे आप कभी रतन टाटा सर को नहीं सुना होगा आपने, वो चीख चिल्ला के किसी को पब्लिक में किसी को या कहीं भी कह रहे हैं किसी मीटिंग में कहीं पे, वैसे नहीं होता है। लेकिन सबसे ज्यादा आवाज वहां से आती है जहाँ पे धन का अभाव है, झगड़े होते हैं घरों में। आपने कहा घर भी, परिवार भी हमारा धन का एक स्रोत है, स्रोत ही नहीं है, एक द्योतक भी है कि आपके पास बहुत दौलत है और वो शायद वो वाला धन नहीं है, परिवार वाला धन नहीं है, तो वो परिवार भी एक तरीके से धन है। तो इस पे इसको अगर देखें तो इसको हम इस्तेमाल कैसे करें अपने साथ? हाँ, तो आपका सही सवाल है। अब हम पूछते हैं कि इसको कैसे यूज में लाते हैं। तो पहले हम थोड़े से हाउसेस पे बात कर लेंगे, उसके बाद एक्सक्लूसिव प्लैनेट पे भी हम बात करेंगे कि इसको हम अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहला, जैसा आपने कहा स्पीच, आपने सही कहा। जितने धनाढ्य लोग हैं, आप ये समझिए कि जो धनी होते चले जाते हैं, रियल धनी, उनका स्पीच ऑटोमेटिक अच्छा होता ही चला जाता है। या जिनका स्पीच बहुत अच्छा होता है, उन्हीं के पास संभावना होती है कि कल को जाके वो धनी होंगे। ये दोनों चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो अगर आपकी स्पीच अच्छी नहीं है, आप अच्छा नहीं बोलते, अगर आपके बोलने से कई लोग दुखी हो जाते हैं तुरंत, तो आप समझ जाइए आपके पास जो पॉसिबिलिटीज़ है, आप वहाँ पे रोक लगा रहे हैं अपनी। तो अपने पहले बात क्या है, अपने स्पीच को बेहतर करिए। याद रखिए, आपका स्पीच बेहतर नहीं होगा तो जो संभावना है, जो एक बीज है, कहते हैं ना, एक बीज के अंदर एक बरगद का पेड़ छिपा हुआ है, आपको मालूम नहीं है। तो उसी तरह से आपकी स्पीच के अंदर वो बरगद का बीज है जिसके अंदर इतना बड़ा वृक्ष छिपा है, जो पैसे का वृक्ष है। आप इसको समझिए, याद रखिए, तो आपको अपना स्पीच बेहतर करना पड़ेगा। दूसरा बात है आपकी फैमिली, परिवार। परिवार के साथ आपका एसोसिएशन, जुड़ा। परिवार केवल आपके अपने नहीं होते कि आप हैं, आपका भाई है और आपके, ये जो सेकेंड हाउस है वो बड़ा परिवार है। तो आप अपने परिवार से भी जुड़ाव लेकर आइए, जुड़ने की भावना लेकर आइए। हो सकता है आप बाहर रहते हैं, कहीं और काम करते हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन भावना अपने परिवार के प्रति अच्छा रखिए। ये भी आपके धन के संचय का एक मार्ग बनेगा। मैं बात क्या कर रहा हूँ, ये धन नहीं बनेगा, ये धन का बुनियाद है। जब तक आपकी बुनियाद अच्छी नहीं होगी, तब तक बहुत अच्छे पेड़ नहीं आएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ, बुनियाद को पहले आपको बनाना होगा। अगर आप धन को पाना चाहते हैं और आप बुनियाद पे काम नहीं कर रहे, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये दो बुनियाद की बात मैंने किया। तीसरा बुनियाद है आपका आपका खाना, फूड, भोजन बहुत जरूरी है। भोजन जब आप खा रहे हैं ना, उसी से आपको ऊर्जा भी मिल रही है पूरे बॉडी में। जो भोजन हमारे अंदर जाता है वही इंसान, हम हमारे जैसा इंसान वो बन जाता है। कहते हैं ना कि जैसा आप खाना खाएंगे वैसे ही बन जाएंगे आप, कहा भी जाता है। तो आप अपने मुंह से खाना भी खा रहे हैं। तो आप भोजन जब आप लेते हैं, भोजन लेने की जो स्थिति है उसको आप समझिए। भोजन किस कंडीशन में लिया जा रहा है, पहला। भोजन कैसा लिया जा रहा है, दूसरा। क्या भोजन सिर्फ आप अपने ही लेते हैं या किसी दूसरे के प्रति भी सोचते हैं कुछ? क्योंकि भोजन लेना आपके लिए भोजन है, तो जब भी कुछ आपके लिए है तो वो क्या बाकी के लिए है या नहीं है, ये भी एक सोच है। तो जब आप भोजन कर रहे हो तो आपके अंदर ये भी भावना रहे कि हमारे पास जब चीज़ें आ जाएंगी तो हम भोजन का दान भी करेंगे। इसलिए आप देखते होंगे जितने भी अमीर लोग हैं, बहुत बड़े अमीर हैं, वो भोजन का डोनेशन करते आपको दिखी जाएंगे, उनकी चैरिटी आपको दिखी जाएगी। बड़े लेवल पे चैरिटी करते हैं, भोजन चैरिटी करते हैं। याद रखिएगा, आप कभी भी जाइए किसी पुराने एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष के पास आप पहुंचेंगे, तो जो रियल एस्ट्रोलॉजर है, पहले वो क्या उपाय देते थे कि अगर आपके साथ दिक्कत है, आप लोगों को खाना खिला दीजिए, बस सिंपल सी बात।
50 लोगों को खाना खिला दीजिए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो समझ रहे हैं कि आपकी बुनियाद कहीं ना कहीं खराब हुई है। आप उस बुनियाद को सही करेंगे, आपका धन भी सही हो। तो एक है भोजन को आपको बेहतर के तौर पे आपको जाना है। फिर मैंने कहा आपका चेहरा, फेस, आप फेस से कैसे दिखते हैं? ऐसा तो नहीं कि आप बहुत गंभीर रहते हैं। तो आप कभी देखिए मुकेश अंबानी को देखिए, रतन टाटा को देखिए, बिल गेट्स, वो मुस्कुराते दिखते हैं, थोड़े से खुश दिखते हैं। आप कई लोगों से मिलते हैं, बहुत सहज भाव से मिलते हैं। तो फेस आपका एक्सप्रेशन सपाट तो नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं इसके जो पहले वाले चैप्टर में था, शनि वाले चैप्टर में, वहाँ इमोशन नहीं था, यहाँ इमोशन है। दूसरा हाउस परिवार का होता है तो इमोशन भी है। तो आप यहाँ पे अपने आप को इमोशनल लेस नहीं हो सकते। आपको कनेक्टिविटी करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, चीज़ों को कनेक्ट होना पड़ेगा। जब तक कनेक्ट नहीं होंगे बेहतर तरीके से तो पैसे भी आने में दिक्कत आएगी। तो फेस, फिर अगर हम फेस की बात रहे कर तो फेस को आप कई तरह से भी देख सकते हैं। एक तो मैंने कहा इंटरनल वे से देख लीजिए, एक है एक्सटर्नल वे से देख लीजिए। एक्सटर्नल वे से कि आप अपने चेहरे का थोड़ा ख्याल रखें, थोड़ा चेहरा साफ रखें। अगर आप दाढ़ी बहुत रखते हैं तो दाढ़ी को बहुत वेल मैनर्ड में रखें, ट्रिमर्ड रखें, शेविंग करें अगर आप कर सकते हैं तो। बट आप चेहरे का बहुत देखभाल करें। जब आप यहाँ घर से बाहर जाते हो तो चेहरे पे पानी डाल दें, उसको थोड़ा साफ करें। चेहरे पे जितना ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो शुक्र का घर है, वो एक सौंदर्य का घर है, और सौंदर्य ही आपके धन का एक दूसरा स्वरूप ही है। वहाँ से भी चीज़ें जो है कनेक्ट होती है, तो वो भी चीज़ें आपको ध्यान में देनी पड़ेगी। तो ये तो हुआ सेकंड हाउस से जुड़ी हुई चीज़ें। अगर इन तरह की चीज़ों को आप करेंगे तो धन संचय करने में आपको दिक्कतें नहीं आएगी। एक चीज इसी से मुझे याद आ रहा है कि लोग कहते थे कि जिस घर में कलह होती है उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। क्या ये संदेश था कि आप पूरे परिवार पे ध्यान रखें, पूरे परिवार का ख्याल रखें, सबसे मित्रवत रहें, और सबसे मित्रवत और प्यार से साथ रहने का मतलब ही है कि आप सबका ख्याल भी रखें और सबसे प्रेम से पूर्वक बातें भी करें। तो क्या लगता है कि ये सेकंड हाउस को ही देखते हुए ये चीजें कही गई थी, और एक तरीके से कही गई थी कि लोग इसका बहुत आसानी से समझ बनाएं और इसका पालन करें? बिल्कुल। इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्या है कि चौथा हाउस जो होता है कुंडली में, चूंकि हो सकता है ऐसे कई लोग भी होंगे जिनको शायद नहीं मालूम होगा, तो आप बस थोड़ा सा समझ लें, थोड़ा टेक्निकल हो सकता है कि पहला हाउस, दूसरा हाउस, तीसरा हाउस, उसी तरह से चौथा हाउस भी होता है, फोर्थ हाउस आपका इमोशन का घर है, शांति, पीस ऑफ द माइंड है, पीस ऑफ द माइंड का घर है। तो अगर आप देखते हैं तो आप क्या देखते हैं, दूसरे से अगर हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो 1 2 3, चौथे घर तक पहुंचने के लिए जब दूसरे घर से शुरू चलते हैं तो तीसरा नंबर आता है चौथे का, क्योंकि जब भी काउंटिंग होती है जहां से हम देखते हैं वहीं से शुरू होती है। तो 2 3 4, तो थर्ड, तीसरे नंबर पे आता है। और तीसरा नंबर या तीसरा घर या तीसरा एस्पेक्ट को कहा जाता है कि आपको एफर्ट करना है, एफर्ट का घर होता है। हमेशा कोई भी घर से तीसरा घर एफर्ट का है, मेहनत का है। तो आप क्या देख रहे हैं, पैसे के लिए एफर्ट क्या करना है, शांति, पीस, घर, पीस ऑफ द माइंड। इसका मतलब है कि पीस ऑफ द माइंड यानी कि शांति बनाना, घर के अंदर एक अच्छा माहौल क्रिएट करना। आपको धन के लिए एफर्ट क्या करना चाहिए, सबसे पहला एफर्ट कि घर के अंदर बहुत अच्छा माहौल हो, शांति। क्योंकि अगर उसके थर्ड एस्पेक्ट को आपने खराब कर दिया तो धन भी चला गया आपका। एफर्ट नहीं किया आपने, तो एफर्ट, पैसे कमाने का एफर्ट क्या है, पहले शांति क्रिएट करना। आप पैसे क्यों कमाते हैं कि आप शांत रहें, अच्छा लगे आपको, अच्छा घर हो, अच्छी कार हो, क्योंकि फोर्थ हाउस गाड़ी का है, घर का है, कार का है, पब्लिक का है। तो आप जितना एफर्ट कर रहे हैं, पैसे कमाने का एफर्ट कहीं ना कहीं ट्रांसलेट होता है आपके घर में, क्योंकि पैसा कमा के आप क्या करोगे, सबसे पहले अच्छा घर बनाएंगे, बिल्कुल अच्छी कार लेंगे, शांति से चाहेंगे हम रहें, एंजॉय करें। फोर्थ हाउस एंजॉयमेंट का भी है, थोड़ा सा खुश रहें,
हैप्पीनेस आए। तो जितना एफर्ट आप इसको करने के लिए कर रहे हैं, तो एक तो चीज़ है कि आप एफर्ट करके घर भले ना बना सकें, गाड़ी भले ना बना सकें, लेकिन फोर्थ हाउस तो मदर का भी है। तो मदर के प्रति कुछ जिम्मेदारियों को एफर्ट आप हमेशा करिए कि आपकी मदर आपके कारण दुखी ना हो। इतना तो एफर्ट आप कर सकते हैं कि आपके कारण घर का पीस बना रहे हैं, यानी घर के पीस को डिस्टर्ब करने में आप कल्प्रिट ना हो। अगर आप कल्प्रिट हैं तो धन तो गया आपका, तो पैसे संचय नहीं होंगे पैसे आपके। तो पैसे संचय करना तो वहां से तीसरा आपको देखना पड़ेगा। और अगर हम पलट देते हैं मामले को कि आपको पीस ऑफ माइंड से अगर तीसरे घर से दूसरे घर को देखें तो 11वां घर हो जाता है। इधर से काउंट करेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, दूसरा घर मैंने कहा था आपका धन का है। तो इधर से अगर हम काउंट करेंगे तो 11th हाउस हो जाएगा। 11th हाउस होता है गेन का, महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होने का। यानी कि महत्वाकांक्षाएं जो आप जीवन में जो पीस की महत्वाकांक्षाएं हैं, जो घर बनाने की महत्वाकांक्षाएं हैं, वो पूर्ण हो रही है, आपके धन से ही हो रही है। जाहिर सी बात है कि तीसरा फोर्थ हाउस सेकेंड हाउस से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। तो आप इन दोनों हाउस के अगर पूरे परिप्रेक्ष्य को नहीं समझेंगे तो फिर धन की जो स्टेबिलिटी की बात आप कर रहे हैं या आप सोचना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। ओके, तो ये तो हुई धन संचय की बात। लेकिन कई सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनके मन में अभी भी ये सवाल चल रहा होगा कि भाई धन संचय का तो तब आएगा जब हमारा कर्ज उतर जाएगा। बहुत सारे लोगों के पास होता है और ऐसे भी सवाल बहुत सारे मैंने देखे हैं कि लोग सर्च करते हैं कि कैसे वो क्या करें कि हम अपने कर्ज से पहले मुक्त हो जाए। कर्ज से, क्योंकि आज का जो समय है उसमें इतना आसानी से लोगों को कर्ज मिलता है, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो, बैंक हो, सब आसान लोन देने लगे हैं। उसके वजह से हम बहुत सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए हम लोन ले रहे हैं और कर्ज के चक्र में कई बार फंस रहे हैं। कई बार बिजनेस के लिए हम लोन लेते हैं और उसमें भी अगर नुकसान हो गई तो हम वहां पे कर्ज के चक्र में फंस जाते हैं। तो उस कर्ज का जो पूरा दुष्चक्र है उससे कोई कैसे निकले और उसके लिए क्या प्रयास है? देखिए, कर्ज के लिए अगर हम हाउस से जोड़कर देखते हैं तो कर्ज के लिए छठा घर होता है, ठीक है। लोन के लिए, कर्ज के लिए, जितने तरह का क्रेडिट होम है वो 6th हाउस है। 6th हाउस को अच्छा रखना काफी जरूरी है। अगर छठा हाउस आपके कुंडली में बहुत खराब होगा तो आपको तो लोन ले लेंगे तो आप तो कर्ज वापस कर नहीं पाएंगे, बड़ा दिक्कत आएगी। अब इसको कैसे वापस कर पाएंगे? अगर आपके ऊपर कर्ज है, चल रहा है कर्ज, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो 6th हाउस का दूसरा हाउस जो है, क्योंकि हर चीज का एक लाभ घर है। जैसे मैंने कहा था अभी कि दूसरा घर, आप फर्स्ट हाउस आप होते हैं, आप मतलब नेटिव पर्सन, उससे दूसरा घर आपका धन है। उसी तरह से छठे हाउस से दूसरा घर लोन का लाभ है कि लोन को कैसे आप लाभ में तब्दील कर पाएंगे। तो छठे से दूसरा कौन सा घर है? 7वां घर। और 7वां घर किस चीज का है? आपकी पत्नी का है, आपके अपोजिट पर्सन का है, लाइफ पार्टनर का है, आपके बिजनेस पार्टनर का है। और 7वां घर आपके तराजू का है, उसमें 7 नंबर आता है, तराजू होता है, लिब्रा साइन उसको बोलते हैं, तुला साइन। तो वो एक बैलेंस बनाने का है, बैलेंस क्रिएट करने का है वो 7वां घर। और 7वां घर क्या है? आपके अपोजिशन में कौन है, क्योंकि फर्स्ट आप हैं तो आपके अपोजिशन में कौन आदमी है। तो आपको, और प्लस छठे हाउस के पहले भी एक घर है, 5वां घर। इन दोनों के बीच में एक घर फंसा हुआ है। अगर हम यहाँ बैठे हैं और हमारे से बाएं और हमारे से दाएं शत्रु लोग होंगे तो हम क्या करेंगे? परेशान होंगे, फंसे रहेंगे। तो अगर छठे हाउस को ठीक करना होगा तो क्या करना होगा? छठे घर के जो पहले का घर है उसको ठीक कर लेते हैं, और छठे घर के जो बाहर का, जो बाद का घर है, क्योंकि यही 2 व्यक्ति हैं जो हमारा हेल्प करेंगे लाइफ। 5वां और 7वां घर को ठीक करना, 5वां और 7वें घर को अगर हम ठीक कर लेंगे तो हमारा छठा घर ठीक हो जाएगा। अब पहुंचना पड़ेगा कि 5वें घर को हम कैसे ठीक करें। तो 5वां घर आपके पूर्व पुण्य का है, जो पास्ट लाइफ से जो कर्मा से लेकर आए, लेकिन उसको उतना समझने में बहुत समय लग जाएगा और मुझे बताने में भी समय लग जाएगा। तो हम कुछ सिंपल समझते हैं कि 5वां घर किस चीज का? तो 5वां घर आपके इंटेलेक्ट का है, बुद्धिमत्ता का है। आप
अपने बुद्धिमानी का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं उसका है। पांचवा घर आपके प्रेम का है, लव का है, प्रेम का है, संतान का है, क्रिएटिविटी का है, क्रिएटिविटी करने का। और सातवां घर पत्नी का है, पार्टनर का है, बिजनेस का है, और अपने से अपोजिशन का भी घर है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि अगर छठे घर को दिक्कत आती है ना, किसी को लोन पे करने में दिक्कत आ रही होगी, तो उसके जीवन को आप देखिएगा गौर से, आप पाएंगे कि उसके जीवन में प्रेम कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि छठे घर के पहले भी प्रेम है, छठे घर के बाद भी प्रेम है। दो प्रेम के घर में छठा घर फंसा हुआ है, तो इसका मतलब है आपको प्रेम की कमी है आपके अंदर। और प्रेम की कमी मतलब अफेयर से मैं नहीं बोल इसकी कह रहा हूँ, अफेयर की हो गई कमी, प्रेम की कमी। आपके अंदर प्रेम का भाव नहीं आता। और प्रेम का भाव कैसे जगेगा, इसको जगाना बहुत जरूरी है। चाहे अगर आपको कृष्ण में आपकी भक्ति लगती हो, हनुमान में भक्ति लगती हो, किसी किताब में भक्ति लगती हो, कहीं भी भक्ति लगती है, जहाँ प्रेम आता है आपके भीतर, आप उसमें डूब जाइए। चलिए, हाँ, रियल टर्म में खुशी मिलती है, हाँ, जो करने में, जो समझने में आपको प्रेम करना पड़ेगा, आपको प्रेम से भरना पड़ेगा। लेकिन आप देख लीजिए, जो जिसके ऊपर बहुत बड़ा लोन है, उसका मैरिटल लाइफ आपको बहुत तरह से खराब दिखेगा। अगर किसी का मैरिटल मतलब पत्नी के साथ, तो लोग ये कहते हैं कि ये कर्ज में डूबा हुआ है, इसलिए इसके पति पत्नी के बीच में रिश्ते खराब हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, रिश्ते खराब हैं वो भी एक कर्ज का कारण है। हमने कहा कि आप चाहे कान को किधर से भी पकड़िए, अगर आपका लोन नहीं हो रहा है तो भाई आप छोड़ दीजिए लोन। अगर आपको लगता है कि हमारे बस में नहीं है, हमारे ऊपर 5 करोड़ का लोन है, तो भाई आपके बस में कहाँ कुछ रहा, तो आप छोड़ दीजिए 6th हाउस को, जहाँ बैठा है उसको वही छोड़ दीजिए। आप पहुंच जाइए 5वें घर में। इंटरटेनमेंट का घर है 5वां घर। जिसके ऊपर बड़ा लोन होता है, आप उसको ना इंटरटेनमेंट करते हुए नहीं देखेंगे। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो टेंशन में होगा, मानसिक दबाव है उसके ऊपर, मानसिक दबाव का। तो हम कहा कि आपको स्ट्रेस फ्री होना पड़ेगा। पहला, मनोरंजन करना शुरू कीजिए, बच्चों की तरह व्यवहार कीजिए, बिहेव लाइक चिल्ड्रेन। बच्चों से प्रेम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनके साथ खेलिए, प्रेम कीजिए उनके साथ, उनका ध्यान रखिए, उनके साथ समय बिताइए, यूट्यूब पे मूवी देखिए, चिल कीजिए थोड़ा समय के लिए, छोड़ दीजिए लोन। आप ये मत सोचिए कि आपको लगता है कि लोन आपको चुकता करना है, नहीं, आपके पिछले घर और अगले वाले घर की पूरी कहानी है कि आपका लोन नहीं आ रहा। आप प्रेम में जाइए, बच्चों से प्रेम कीजिए, पत्नी से प्रेम कीजिए, मोबाइल से प्रेम कीजिए, सजीव निर्जीव जिससे भी आपको प्रेम आ रहा है, जितने भी चीजें हैं सबसे आप प्रेम भाव में चले जाइए। आपके अंदर जितना प्रेम भाव आता चला जाएगा। देखिए, प्रेम अपने से नहीं आता, केवल आपको कई बार प्रेम करना पड़ता है। अगर सपोज आपके पास मोबाइल है, किताब है, दीवार है, कुछ भी है घर में, सबसे आपको ऐसा लगना चाहिए कि अटैचमेंट सा फील हो रहा है। हमको करके देखेंगे, आपका लोन खत्म हो जाएगा। 6th हाउस सिर्फ लोन ही नहीं खत्म होगा, आपके शत्रु खत्म हो जाएंगे। जो प्रेम वाले जो लोग होते हैं ना, जो बहुत मधुर हैं, जिनके अंदर मधुरता बहुत है, उनके शत्रु तो आपको दिखेंगे ही नहीं, बहुत रेयर। जो हर बात में बहुत फायर हो जाता है, गुस्से में रहता है, उसके लाइफ में प्रेम है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को बहुत सारे शत्रु मिलेंगे। लेकिन प्रेम युक्त व्यक्तियों के जीवन में शत्रु नहीं मिलता। तो आपका 6th हाउस शत्रु का भी ठीक हो जाएगा, आपका लोन भी सही हो जाएगा, और उसी समय आपका पेट भी है, वो भी 6th हाउस आपका लोअर इंटेस्टाइन है, वो भी सही हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं। तो हमने 2 सवालों को लिया। एक तो संचय का, धन संचय का जो बुनियाद क्या होता है, हमने उस पर बात करी, और दूसरी बात करी कि हम लोन के कर्ज के दबाव से कैसे मुक्त होंगे। तीसरा जो प्रश्न आता है वो आता है इसको लेकर कि लोग कहते हैं कि हमारी आय, जिसको हम कह रहे थे कि समग्रता में धन को देख रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं पैसे को ही धन समझते हैं। तो आय का जब मामला होता है तो लोग चाहते हैं कि हमारी इनकम इस बार 10,000 थी तो अगले बार 11,000, तो उस पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। तो उसके लिए क्या करें कि हमारा आय हर बार मतलब एक समय के अंतराल पे बढ़ता जाए, क्योंकि अगर वो नहीं बढ़ेगा तो भी हम गरीबी के दलदल में चले जाएंगे, क्योंकि महंगाई तो बढ़ती ही जाएगी।
बहुत अच्छा सवाल आपका। अभी बहुत इंटरेस्टिंग भी है और कई लोगों से रिलेटेबल भी है, जुड़ा हुआ भी है। तो इसके लिए हम पहुंचना होगा हमको 11th हाउस पे, आय पे, आय के हाउस पे हमको पहुंचना पड़ेगा। और आप चाहते हैं आय का आय का धन, तो कौन सा हाउस आ जाएगा? 11 से दूसरा हाउस, 12th हाउस। यानी जो 11वां घर होता है ना कुंडली में, हॉरोस्कोप में 11वां घर आपकी सारी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का घर होता है। आपके सोशल नेटवर्किंग का होम है वो, आपके आय का है कि आपने कितना मेहनत किया, उसके बदले आपको कितना मिल रहा है। रेगुलर इनकम का घर है 11th हाउस। जो सवाल था कि इस रेगुलर इनकम में कितना चीज़ों को बढ़ाया जाए, तो जैसे मैंने कहा, अभी शुरू से ही मैंने कहा कि जब भी आप किसी को धन के फॉर्म में देखते हैं या गेन के फॉर्म में देखते हैं, तो उस हाउस से दूसरा हाउस जाना पड़ता है। तो 11th हाउस से आपको जाना पड़ेगा दूसरे घर में, 11 से दूसरा 12वां घर। अगर आपने 12वां घर अच्छा किया है, यकीन मानिए आपको इनकम हमेशा बढ़ता चला जाएगा। 12th हाउस अगर आपका खराब है, सब खराब है। तो 12th हाउस को कैसे अच्छा? हाँ, 12th हाउस में का जो घर है वो गुरु का घर माना जाता है। उसमें पाइसेस साइन आता है, समुद्र का साइन है। यहीं से बात शुरू करते हैं, समुद्र का साइन है। ऐसे भी समुद्र मंथन से ही धन निकला था। धन निकला था। समुद्र का एक सबसे बड़ा गुण क्या है? समुद्र शोर नहीं करता। जो जितनी गहरा होता है उतना शांत होता है। तो समुद्र के अंदर ना हलचल बहुत कम पाएंगे आप। छोटी नदियां बहुत ऐसे ऐसे जो उछलती है, क्योंकि गहराई कम होती है। तो जो जितना गहरा हो जाता है उतना शांत हो जाता है। तो पहला तो है आपको शांत होना, गहराई अपने भीतर और लानी है। छिछलापन रहेगा, आपका इनकम बहुत ज़्यादा रेगुलरली नहीं बढ़ेगा। डेप्थनेस लाना पड़ेगा, गहराई लानी पड़ेगी आपको। गहराई लाइए अपने पर्सनालिटी में, अपने सोच में, तो आपके लिए वो 12th हाउस जस्टिफाई होगा, पहला। दूसरा है कि 12वां घर आपके दान का भी है और खर्च का भी है। खर्च और दान तो आपको तो डोनेशन में आपको जाने पड़ेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि आपको जो कुछ मिला है सिर्फ देने के लिए ही मिला है आपका जीवन, और आप देते भी रहते हैं, ऐसे भी देते रहते हैं। आपका जन्म हुआ है तो आप बच्चों को दे रहे हैं, पत्नी को दे रहे हैं, पत्नी आपको दे रही है, आप कोई उसको दे रहा है, कोई न कहीं से लेन देन ही चल रहा है पूरा। तो आपको देने का भाव आपको ज़्यादा लाना पड़ेगा कि हम कितना व्यक्ति को ज़्यादा दे सकें। आप अगर 24 घंटे में बैठते हैं, आप सोचिए कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम ज़्यादा दे पाएँ लोगों को। ये भाव आना पड़ेगा, ये थिंकिंग होनी चाहिए कि हमारे पास कितना ज़्यादा मिले कि हम कितना ज़्यादा दे दें। ये नहीं कि कितना ज़्यादा मिले कि कितना ज़्यादा हम रख लें। अगर रख लें तो फिर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने पहले बार भी कहा था कि जितने अमीर लोग हैं वो बहुत देते हैं, डोनेशंस बहुत करते हैं। तो डोनेशन तो आपको करना पड़ेगा, और जितना सोचेंगे देने का उतना ज़्यादा आपको मिलता जाएगा। यही नियम है, नेचर का यही नियम है। आप सोच के देखिए, लगातार 47 डेज तक कि हमको 20,000 रुपये दान करना है, हर हाल में हमको दान करना है। पैसे नहीं है आपके पास, लेकिन आप सोच लीजिए कि हमको 20,000 रुपये दान करके रहेंगे एक महीने के अंदर। आप पाएंगे कि आपके पास इतना इनफ मनी आ जाएगा कि आप 20,000 रुपये दे पाए। तो देने का भाव जितना ज़्यादा होगा आएगा उतना। 12th हाउस आपके ना विश्वास का घर है, फेथ का, नो तर्क, वहाँ कोई तर्क नहीं है। अगर आप तर्क विहीन हो जाते वही 12th हाउस है, कोई तर्क नहीं चलता वहाँ। गुरु का घर है, वो मुक्ति का, वो मोक्ष का हाउस है, इसलिए उसको कहते हैं मोक्ष हाउस। मोक्ष में जब आप पहुंचते हैं ना, तो आपके अंदर तर्क नहीं रहता, कोई तर्क नहीं, कोई क्या है नहीं, सब तर्क विहीन हो जाता है। आप अपने अंदर के विश्वास को बढ़ाएं, फेथ सिस्टम को जितना बिल्ड करें। ऐसा नहीं है, कई लोग आपको बोलेंगे नहीं नहीं आप ये चीज़ों को मत मानिए, आप उसमें तर्क कीजिए, उसमें घुसिए। अरे कीजिए, तर्क करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन तर्क को अपने जगह रखिए, विश्वास को अपने जगह, उसकी दीवार को लंबा कीजिए। ये नहीं है कि विश्वास की दीवार को तोड़ के हम तर्क का दीवार वहाँ पे खड़ा कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपको तर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी के दीवार को तोड़ के उसको नहीं करना। दोनों चीज़ों को एक साथ खड़ा कीजिए। जहाँ पे तर्क की जरूरत है वहाँ तर्क कीजिए, और विश्वास भी पैदा कीजिए मन के अंदर। डाउटलेस होना शुरू कीजिए, हर चीज़ों में डाउट मत रखिए। डाउट मतलब विश्वास किस पे पैदा?
विश्वास पैदा करना है आपको हर चीज़ों पे, अपने काम पे, अपने हाथ पे, अपने परिवार पे, दोस्तों पे, प्रकृति पे, नेचर पे। आपके अंदर सिर्फ विश्वास हो। कई बार आपको धोखा मिलेगा, विश्वास से कई बार होते हैं ना कि बेवकूफ बन जाते हैं, अरे इसने ये महसूस होता है और बहुत बुरा लगता है सुनने कि हमने इस पे भरोसा किया और इसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। भाई भरोसा टूटने के लिए ही बना है ना, उससे आपका क्या मतलब है? जिसने तोड़ा वो सब तोड़ने दीजिए, वो सब अपना मैटर है, उसको छोड़ दीजिए। भरोसा आपका अपना है, इससे आपका अपना डेवलपमेंट हो रहा है, तो विश्वास तो आपको करना होगा। तो जो लोग भरोसा करते हैं दूसरों पे, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो कोई सामान हो, व्यक्ति हो, जगह हो, तो वो उनका विकास ज्यादा बेहतर होगा, वो उनका आय बेहतर हो। बिल्कुल आय बेहतर होगा। आप विश्वास करके देखिए, आप किसी चीज़ों पे फेथ कर लीजिए, आप अपने ऊपर से, पहला तो होगा खुद से विश्वास करके शुरू कीजिए। विश्वास कीजिए कि हमको ये चीज़ मिल जाएगा, हमारे साथ ये चीज़ें हो जाएंगी, हैपन हो जाएंगी। इसको तो हम लोगों ने कितने, आप यूट्यूब पे जाएंगे, मैनिफेस्टेशंस के नाम पे कितनी चीज़ें सेल की जा रही, बेची जा रही कि ये कर लीजिए, मैनिफेस्ट कर लीजिए, वो मैनिफेस्ट कर लीजिए, वो मैनिफेस्टेशन, बहुत तरह की विधियाँ बताई जाती। लेकिन मैं कह रहा हूँ विश्वास इतना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए 12 नंबर पे जो साइन है ना, वो भरोसे, वो वहाँ पे देखते हैं कि मरकरी नीच का हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करेगा, मरकरी नीच का हुआ, देखिए तर्क का खत्म। क्योंकि मरकरी, मैं आप लोगों को समझा दूं कि मरकरी एक ऐसा ग्रह है जो तर्क पैदा करता है, जो आपके अंदर दिमाग देता है, इंटेलेक्ट देता है जिसको। और जब मैं कह रहा हूँ नीच, तो नीच का मतलब है कि उसकी एनर्जी लेस हो जाती है, खत्म हो जाती है एनर्जी। तो 12वां घर या 12वीं राशि घर नहीं बोलेंगे, तो 12वीं राशि में जाके बुध जो है नीच का हो जाता है, इसको पाइसेस कहते हैं। क्योंकि समुद्र के आगे आप तर्क नहीं कर सकते, इतना जिसका छोर ही नहीं, वहां पे आप क्या जो है तर्क करेंगे, आप उसको क्या समझेंगे? वहां पे आपको विश्वास करना होगा कि हाँ समुद्र गहरा है, कितना गहरा कोई नहीं जानता। तो जहाँ पे आप नहीं जान सकते, वहां पे आपको विश्वास कर लीजिए, मान लीजिए कि बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, आप तर्क लगाइए बहुत ज्यादा, कुछ नहीं होने वाला। तो वो आपके मोक्ष का भी घर है। देखिए मोक्ष का घर जब हम कहते हैं ना, लोग मोक्ष को मटेरियल लाइफ से नहीं जोड़ पाते। उनको लगता है कि मोक्ष हम क्या पाएंगे, अभी तो कुछ मिला ही नहीं। देखेंगे कि आप जब सारी चीजें खत्म हो रही है, तब मोक्ष का घर आ रहा है। 12वां घर सबसे लास्ट है, उसके बाद तो फिर कुंडली ही खत्म हो गई। तो जो 12 घर खत्म हो रहे हैं, आपके एक पूरा सर्किल जब आप पार करके पहुंचते हैं 12वें घर में, तब जाके आप मोक्ष की बातें कर पा रहे हैं। तो क्या ये मोक्ष हम नहीं ले सकते, आप नहीं ले सकते? मोक्ष है क्या चीज, किसको मोक्ष कहा जा रहा है, मोक्ष का मतलब क्या होगा? तो मोक्ष का मतलब सिर्फ आप उस बात से मत जोड़ के देखिए कि आपको जंगल जाना पड़ेगा, आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा तभी आपको मोक्ष मिलेगा, आपको हर चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे तो मोक्ष मिलेगा। नहीं, मुक्ति है। मोक्ष का मतलब पहला है मुक्ति है। मुक्ति किस चीज़ों से? आप किसी चीज़ों से उलझे हुए नहीं हैं, आपने सब चीज़ों को छोड़ दिया है, उलझाव कहीं नहीं, आप कहीं पे फंसे हुए नहीं हैं, टंगे हुए नहीं हैं, ना धन से टंगे हुए हैं, ना पैसे से टंगे हुए हैं। आप सब कुछ आपके पास है, इस कमरे में सब कुछ है, लेकिन हमको मालूम है कि 1 घंटे के बाद हम कमरे से बाहर निकल जाएंगे। ये मोक्ष है। मोक्ष का मतलब आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप कंफर्म हैं, आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से वो जानते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप किसी कमरे में रहते हैं, आप जानते हैं ना कि 1 घंटे के बाद हम कमरे छोड़ के जाएंगे बाहर, तो वो चीज़ें जहाँ पे है वहीं पे रह जानी है, तो बाहर नहीं जाना है। ये क्लियरिटी मोक्ष है। जैसे हम होटल के कमरे में रहते हैं तो ये क्लैरिटी रहती है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन का हमारा वहाँ प्रवास है, उस प्रवास के बाद इस कमरे का कोई भी चीज लिए बिना, जो सामान हम जैसे थे वैसे छोड़ के वापस हम अपने दूसरे जगह पे चले जाएंगे, अपने गंतव्य स्थान पे, अपने घर पे चले जाएंगे। तो ये एक मोक्ष की, एक तरह से कहें तो ये एक मोक्ष के सोच है कि हमको इससे लगाव नहीं है, यहाँ से हमको छोड़ के जाना है। तो ये कह रहे हैं कि ये मोक्ष है। हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे पहुंचे हैं और एक आखिरी सवाल हम धन से संबंधित आज पूछेंगे, और वो सवाल ये है कि बहुत लोगों का, अभी तक हमने संचय के जो बुनियाद है उनकी बात करी, कर्ज की बात करी, और तीसरी जो बात हमने करी कि हम
आय को कैसे बढ़ाएं। जो चौथा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है लोगों का, वो ये है कि भाई मेरे पास पैसा आता है, टिकता नहीं है, लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी आती है निकल जाती है, तो लोग उसको रोक के रखना चाहते हैं। जो संचय, जो हम जहां से शुरुआत कर रहे थे, वो संचय की बात कर रहे थे, हम वहीं पे हैं कि लोग संचय कुछ करना चाहते हैं। तो कितना संचय करें, कैसे संचय करें, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, चूंकि धन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मुझे लगता है इसके और भी सीरीज जो है आप लोगों के सामने आएंगे भी। धन के और भी एस्पेक्ट्स जो है, डिफरेंट एस्पेक्ट को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो मैं इस शॉर्ट में थोड़ा चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो सवाल है कि धन आ रहा है, नहीं टिकता है, चला जाता है, धन खत्म हो जाता है किसी भी फॉर्म में। तो इसको हम लोग थोड़ा सा, जो कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी में होंगे, लंबे समय से होंगे, वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, कुछ नए लोग भी होंगे। तो मैं इन दोनों को जोड़ते हुए बीच का रास्ता मैं आपको बताता हूँ, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है जो ये बताएगा कि धन आपके पास नहीं आता या धन बहुत खर्च होता है। धन को चूंकि मैंने अभी तक वीनस पे बात की नहीं है, तो मैं नेक्स्ट फेज जब आएगा तो मैं शुक्र को हम समझेंगे और शुक्र और धन के बीच के संबंध को समझेंगे, तो और क्लियरिटी आएगी समझने में कि धन का क्या सोर्स है और कैसे उसको स्टेबल कर सकते हैं। तो जब शुक्र के साथ चंद्रमा होता है, ऐसे व्यक्ति का पैसा तो आता है लेकिन बह जाता है, क्योंकि चंद्रमा पानी है, खर्च है, एक्सपेंसेस है। वाटर है, वाटर तो कहीं स्थिर होता नहीं, वो बहता चला जाता है। चंद्रमा का स्वरूप भी अस्थायी है, वो बदलता रहता है, 15 दिन, हर रोज छोटा बड़ा होता रहता है। तो वो धन आया चला गया, आया धन चला गया। अब आप चाहते हैं कि धन रुक जाए, रोकेगा कौन? ऐसा कौन सा ग्रह है जो रोकता है, चीज़ों को दीवार खड़ी करता है, एक बाउंड्रीज क्रिएट करता है? तो बाउंड्रीज क्रिएट करने वाले 3 ग्रह हैं। पहला सूर्य, जो बाउंड्री क्रिएट करेगा, लेकिन सूर्य के अंदर इतनी हीट है कि वो भी बहुत फ्रूटफुल नहीं दिखेगा आपको, वो प्रॉब्लम ही करेगा। अब आते हैं 2 ग्रह, वो है गुरु और शनि। यानी गुरु और शनि रास्ते में मिलने चाहिए शुक्र के। यानी अगर चंद्रमा है तो उसके आगे कहीं ना कहीं गुरु, जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, मैं उनके लिए एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, कैसे समझेंगे कि इस चार्ट में इसके पैसे धन आएंगे और धन चले जाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि पहले हाउस में या किसी भी हाउस में शुक्र है, शुक्र से दूसरे घर में चंद्रमा है और उसके बाद वाले घर में गुरु है, तो खर्च भी होगा लेकिन तब भी पैसा उसके पास बचा रहेगा। लेकिन जो इनका जो सवाल है, उस कंडीशन में नहीं बचेगा कि शुक्र के आगे मून है, फिर मून के आगे राहु आ गया, तो जो था वो भी चला गया। तो अब कहने का ये है कि हमको गुरु को लाना पड़ेगा या शनि को लाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। पैसा आया, शुक्र आया, चंद्रमा आया, मिलन हुआ, पैसा चला गया, आगे बढ़ेंगे तो हमको गुरु मिलने चाहिए। तो गुरु जब तक नहीं मिलेगा तब तक पैसा नहीं बचेगा। तो या फिर हम क्या करें कि चंद्रमा के साथ गुरु को मिला दें तो पैसा बच जाएगा, यानी या शनि को मिला दे, पैसा बच जाएगा हमारा। तो अब इसको कैसे करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं खर्च तो होना है। तो अगर यही चंद्रमा को हम गुरु के साथ मिला देंगे तो क्या होगा कि खर्च कीजिए तो किस पे, गुरु पे। तो आप कहीं ना कहीं मंदिर में जाइए, दान कीजिए, डोनेशन कीजिए धार्मिक कामों पे, रिलीजियस वर्क पे आपको खर्च करना चाहिए। मून ट्रैवलिंग भी है, मून यात्रा भी है और खर्च भी है। तो आप रिलीजियस जर्नी करिए, बहुत तरह के मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, आप वहाँ जाना शुरू कीजिए। लगातार जाएंगे तो आप जैसे ही जाएंगे चंद्रमा आपका गुरु से मिल ही जाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में नहीं है। एक की तो कुंडली में पहले से ही है, तो वो तो खुद ब खुद जा ही रहा होगा। आप ध्यान दीजिएगा, जितने अमीर लोग हैं, मुकेश अंबानी, आप देख लीजिए उनकी जर्नी, आज इस मंदिर में है, कल उस मंदिर में जा रहे हैं, कल उस मंदिर में। जितने फिल्म स्टार आज इस मंदिर में जाके, पॉलिटिकल नेता, आप भले वो अपने कारण से जा रहा हो, प्रमोशन से जा रहा हो, लेकिन जा तो वही रहा है, तो जा तो वही रहा है, पहुंच वही रहा है। तो आप ना रिलीजियस जर्नी शुरू कर दीजिए, भले आपके चार्ट में गुरु है या नहीं है।
रिलीजियस जर्नी शुरू कीजिए, रिलीजियस कामों पे खर्च करना शुरू कीजिए। मंदिर निर्माण पे अगर आप खर्च कर सकते हैं वहाँ खर्च कर सकते हैं, मस्जिद के निर्माण पे, चर्च के निर्माण पे, जैसा आपको लगता है। तो रिलीजियस वर्क पे खर्च करना शुरू कीजिए। उसके बाद दूसरा एक और फॉर्म है शनि। शनि कौन है? सर्वेंट है, गरीब लोग हैं जो डाउन टू अर्थ है, उन पे भी खर्च कीजिए, उनको भी कुछ दीजिए। तो अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपका धन जो आ रहा था, जो चला जा रहा है, वो नहीं जाएगा, आपका रुक जाएगा। बहुत सिंपल है और सरल है, ये भी कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा धन खर्च हो रहा हो तो कुछ दिनों तक खाने को बदल दीजिए, बहुत गुरु का खाना खाने लगिए। बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है भाई, आप खाने के पैटर्न को बदलिए, अच्छा खाना खाइए, शाकाहारी भोजन अगर आप कर सकते हैं तो उसको करना शुरू कीजिए। इससे भी आपका गुरु का खर्च आपका कंट्रोल हो। तो आज हमने धन पे चर्चा की और जैसा बात हुआ है हम लोग आगे भी धन पे चर्चा करेंगे। खास करके शुक्र के संदर्भ में अभी चर्चा बाकी है। धन बहुत बड़ा विषय है, तो एक दिन में सारे विषय को संभव नहीं है कवर करना। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आपके जो सवाल हैं वो लिंक में नीचे डाल दीजिए या जो कमेंट्स है उसमें नीचे डाल दीजिए, हम उन सवालों को जरूर लेंगे। धन्यवाद आपका हमारे चैनल को देखने के लिए। आपसे आग्रह है कि इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू रंजीत जी आने के लिए।